नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रणजीत सिंह हत्या मामले में फैसला आ गया है। राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम के साथ 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में ये सजा सुनाई गई है तो राम रहीम की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक और मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सारे पांचों को 5 बुजुर्गों को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर राम रहीम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। सर एडिशन होगा सर, जो माफी कर दोगे जो दूसरी दोनों माफी चाहिए फिर बाहर आ सकते। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम? 19 साल थे। आप 8 साल के थे तब? हाँ जी, मैं 8 साल का 7 परिवार के लिए। हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है, लेकिन चुनाव में जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय कांग्रेस बीजेपी इन दिनों एक के बाद एक वीडियोस वायरल कर रहे हैं। आखिरकार क्या है इन वीडियोस में, रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का माहौल है, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की हर एक हलचल पर नजर रख रही है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रैगांव का है। मंच पर खड़ी ये महिला रैगांव से बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा बागरी है और पीछे से उनके बालों में कुछ करते ये शख्स हैं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। हालांकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पाएंगे कि मंत्री जी महिला उम्मीदवार के बालों में फंसे चश्मे को निकाल रहे हैं। खैर, मामला सिर्फ चश्मे का बेशक हो, लेकिन माहौल जब चुनावी हो तो इसे सियासी चश्मे से देखने से भला विपक्ष कैसे चूक सकता है। लिहाजा कांग्रेस ने भी यही किया और अपने ट्विटर हैंडल से इसे वायरल करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह जी, आपकी उपस्थिति में आपके मंच पर रैगांव में आपकी महिला उम्मीदवार के बालों से छेड़खानी करते हैं मंत्रीगण। ये आपका कन्या पूजन है और इसी तरह का कन्या पूजन आप पूरे प्रदेश में करवाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश इन्हीं कारणों से, इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण आज जो है बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है। उधर कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस तो कलुषित मन की एक कलंकी पार्टी है और कभी इन्होंने महिलाओं को सम्मान से देखा ही नहीं है। मैं यदि कहीं पर अपनी बहन के साथ भी बैठा हूँगा, यदि बेटियों के साथ बैठा हूँगा, तो पहले उस चित्र को प्रचारित कर देंगे, फिर बाद में बताएंगे कि कौन है। तो इसीलिए कांग्रेस तो पूरी तरीके से चरित्र के मामले में करप्ट पार्टी है। उसको सत्य से, तथ्य से कोई लेना देना नहीं है और ये बहुत दुखी हिस्सा है कि सोचिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी और इतनी पतित रूप से सोच रखने वाली। हालांकि बीजेपी बेशक कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाए, लेकिन इस चुनावी माहौल में बीजेपी भी वायरल के खेल में यानी वीडियो वायरल करने में पीछे नहीं। बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल का वीडियो शेयर करते हुए उन पर आदिवासियों को धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से पोस्ट किए गए इस वीडियो में महेश पटेल क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। 500 लट कटवा रखे, 500 लट जिस रोज निकल गए उस रोज आमना सामना भी होगा, आमना सामना भी होगा।
क्या लगता है ज्यादा 302 तो नहीं लगेगी, 307 भी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं मारूंगा, लेकिन उसको बिस्तर में पड़े ऐसा कर देंगे तो जमानत हो जाती है जमानत। हालांकि न्यूज स्टेट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में जारी वायरल युद्ध से ये साफ है कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, मध्य प्रदेश में सियासी वायरल वॉर और किस स्तर तक जाएगा कहना मुश्किल है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। उपचुनाव में अपना परचम लहराने के लिए कांग्रेस भी जी जान से जुटी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने खंडवा के धूल कोर्ट में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी बीजेपी सरकार पर वार किया। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके, और आज मुझे कहा गया, सुबह प्रशासन ने मुझे 7 बजे कहा बहुत बारिश हो रही है मत आइएगा, धूलकोट में बादल बहुत है, बारिश बहुत है। मैंने कहा मैं धूलकोट की हवा का चक्कर भी लगाऊं, मैं यहाँ आऊंगा, मैं धूलकोट की मिट्टी खा के जाऊंगा। पिछले 21 साल में 8 चुनाव हुए, 8 चुनाव में से 7 दफे आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सही बात है ना? तो मैं तो आपसे पूछता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख के दीजिए, पूछिए कि आपके साथ कितना धोखा हुआ, कितना धोखा हुआ आप सबके साथ, खास करके हमारे नौजवानों के साथ। शायद पड़ा होगा, हमसे कह रहे हैं कि हम सर्कस वाले, कांग्रेस पार्टी को कहते हैं सर्कस वाले, और तुम जो बंटी पब्लिक की सरकार प्रदेश में राज कर रही है 15 सालों से, कहां है विकास, कहां है किसान की बिजली का बिल, कहां है यूरिया, कहां है क्षेत्र की सड़कें, कहां है धुलकोट इलाके का विकास, कहां है यहाँ का कॉलेज और स्कूल? सिर्फ भाषण देना आता है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के असली लोकायुक्त वाले बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान को बेहद आपत्तिजनक और संवैधानिक संस्था का अपमान बताया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकायुक्त ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की हुई गड़बड़ियों को लेकर राज्यपाल को रिपोर्ट दी है, इसी से वो बौखला रहे हैं। देखिए, लोकायुक्त जी ने एक रिपोर्ट जो है राज्यपाल जी को दी है वार्षिक विवरण की, और उस वार्षिक विवरण में इनकी सरकार के खिलाफ जो टिप्पणियां हैं आप उसे देख लें। मेरी दतिया विधानसभा में भी 4-4, 5-5 कलेक्टर बदल दिए थे साल भर में। ये सब जांच के विषय हैं उसमें। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना ये कांग्रेस का आदत है, शगल है। ये सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, या जो चीज देश को तोड़ने में सहायक होती है। महान भारत को बदनाम भारत कहने में कमलनाथ को मजा आता है। उपचुनाव के बीच में भोपाल में पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई। एक सप्ताह पहले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी। उसके पहले गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया भी नरोत्तम मिश्रा से मिल चुके हैं। ईसाई स्कूलों में टीचर को फादर बोलने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि स्कूलों में नमाज पढ़ी जाना और गुरु को फादर बोलना एकदम गलत है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि समाज को इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चादर और फादर की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ खुद रामेश्वर शर्मा जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपका जमकर वायरल हो रहा है, जो स्टेटमेंट आप उसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसे? नहीं तो उसमें परेशानी किसको है और गलत क्या है? चादर और फादर से तो देश परेशान है ना। क्या है फादर, क्या होता है? स्कूल में टीचर की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती है, गुरुजन की ज़रूरत होती है, फादर की ज़रूरत तो नहीं होती।
और वहाँ फादर क्यों? और जब आपने स्कूल खोले हैं तो वो शिक्षा के लिए खोलें कि फादर के लिए खोलें? और जब आपको स्कूलों के लिए ज़मीन फ्री और मुफ्त में दी गई है तो वहाँ पर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्यों नहीं करेंगे? वहाँ अपनी प्रार्थना क्यों थोपेंगे आप? और वहाँ स्कूल बनाने के लिए दी गई, ना कि चर्च बनाने के लिए दी गई है। और इसलिए मेहरबानी करके स्टूडेंट का फादर उसके घर है, आप बाप ना बने, आप टीचर बने, शिक्षक बने, आप गुरुजन बने तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि भारत की भूमि किसी को मुफ्त दान करने के लिए नहीं है। भारत की भूमि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों के तहत है और संविधान के तहत दी गई भूमि का संवैधानिक उपयोग होना चाहिए, ना कि वहाँ पर फादर को जो है अपना अधिकार बढ़ाने के लिए होना चाहिए और दूसरे धर्म पर घात लगाने के लिए होना चाहिए। और जो जाल इस तरह का चल रहा है उस जाल से हिंदुओं को मुक्त होना चाहिए और ये जो फादर प्रथा है इसको बंद करना चाहिए और स्कूलों को बता देना चाहिए कि बाप तो एक ही है, मैं हूँ। तो इसकी कैसे मुहिम आप छेड़ेंगे सर? क्या शिवराज मुख्यमंत्री से आप इस बारे में बातचीत करेंगे कि आप चीजें बदलेगा? ये मुहिम समाज की तरफ से छेड़ी जाएगी और समाज इस बारे में विचार करेगा कि चादर और फादर ये जो वाली प्रवृत्ति है इसको खत्म करना पड़ेगा। मदरसों को मिलने वाली जमीन अगर सरकार ने मुफ्त में दी है तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मदरसा में शिक्षा लागू होना चाहिए, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की शिक्षा लागू हो या CBSE की शिक्षा लागू हो, पर शिक्षा एक व्यवस्था के तहत शिक्षा लागू होगी जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई शिक्षा है। वहाँ पर आप अजान पढ़ाने की शिक्षा नहीं दे सकते। नहीं तो इसी तरह अगर धर्मों और जातियों के आधार पर शिक्षा का विभाजन हो गया तो ये देश का राष्ट्रीयकरण रुक जाएगा। भारत के प्रति लोगों की जो श्रद्धा और भावना है वो नई पीढ़ी में जागृत नहीं होने देंगे। और ये जो चादर फैलाकर लोगों को भ्रमित करते हैं उन सबसे मेरा कहना है कि चादर वालों से कभी पूछा वो किसी गुरुद्वारे में गुरुबाणी सुनने गए? कभी पूछा है किसी बौद्ध विहार में माथा टेकने गए? कभी आपने पूछा कि किसी जैन मंदिर में अरिहंतों को नमन करने गए? कभी देखा आपने बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने गए? केवल अपने धर्म का, अपने मजहब का प्रभाव जमाने के लिए। और हिंदू चूंकि श्रद्धा और भावना से उनको पालन करने लगता है तो उसके अंदर भय और आतंक पैदा करना और लड़कियों की खोजबीन करना ये चादरों फादरों का काम है। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ, इनसे बचकर रहो और अपनी संस्कृति को और अपनी बेटी को बचा कर रहो। और इनको कह दो कि आपको स्कूल में CBSE या MP बोर्ड के हिसाब से या जिस स्टेट का वहाँ पर सरकार है वहाँ के स्टेट के बोर्ड के हिसाब से शिक्षा देनी होगी। आपको शिक्षा धर्म और मजहब के आधार पर देने की अनुमति भारत कतई नहीं देगा। ये कि यूपी इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं बीजेपी के पास, इसलिए सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रही है और इस तरह के बयान आपको लगातार मिलते रहे। अरे कांग्रेस ये ठेकेदारों नहीं बांट रहे, तुम तो जाओ उनके यहाँ जाके उनके तलुए चाटो, लेकिन वोटों के भिखारी वीडियो इतना तो बता दो देश के लिए कि इनको जो 1 रुपये में ज़मीन दी गई आपने के द्वारा ईसाई मिशनरियों का विद्यालय खोलने के लिए दी थी कि चर्च बनाने के लिए दी थी? और जब विद्यालय खोलने के लिए दी थी तो MP बोर्ड की कोई शिक्षा है, CBSE बोर्ड की कोई शिक्षा है तो वो लागू करो। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, जिनका कहना है कि ये बात चुनाव की नहीं बल्कि बात राष्ट्र की है। अपने बयान पर वो कायम है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं उसमें फादर बोलने की जो परंपरा लगातार चली आ रही है वो खत्म होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अंबिकापुर के अस्पताल में नवजात शिशुओं की हुई मौत के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में नवजातों की लगातार मृत्यु थमने का नाम नहीं ले रही और जिस बात को लेकर हम शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है वो दिखाई दे रहा है। अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, लापरवाही के कारण मृत्यु हो रही है बच्चों की और पूरे प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है जिस प्रकार अंबिकापुर की घटना सामने आई है। परिवारों में आक्रोश है, आखिर प्रशासन नाम की कोई चीज है या नहीं, स्वास्थ्य विभाग है या नहीं। ऐसा लगता है कि सारे लोग दिल्ली के दौड़ में लगे हुए हैं और इसके कारण में अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हो गई है जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। अंबिकापुर में 9 निहालों की लगातार मृत्यु थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस बात का हम लोग शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि पूरी प्रशासन चरमरा गई है, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है और लापरवाही के कारण में मृत्यु हो रही है।
इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री शिव डहरिया ने स्वयं कहा कि वहाँ तमाशा है और जिस प्रकार से वहाँ पर अव्यवस्था के शिकार वो लगातार अस्पताल है, केवल वहीं नहीं पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति, चाहे हम सिम्स की बात करें वहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। मेकाहारा में 40% डिलीवरी प्री मैच्योर हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? जिस प्रकार से अंबिकापुर की घटना आई है दिल को दहला देने वाली है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही और अनियमितताओं के बारे में जितना लिखा जाए कम है। इसकी एक और बानगी बालाघाट जिले के लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां आयोजित महिला नसबंदी शिविर में अव्यवस्थाओं के अलावा कुछ नजर नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पताल में लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। ये नसबंदी शिविर की हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बयां कर रही हैं। दरअसल बालाघाट जिले के लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ लेने के लिए महिलाएं और उनके परिजन सुबह से ही अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उन्हें यहां आकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 10-11 बजे से महिला डॉक्टर का इंतजार करते करते रात के 8 बज गए। तब कहीं जाकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर गीता बारमाटे लालबर्रा पहुंची। कितने बजे? 10 बजे से। क्या परेशानी जा रही है आपको अभी तक में? परेशानी हुई है जी, सवेरे से भूखे लागे हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है आपको? अभी बोल रही है मैडम आ रही बोल के, कितने समय आती है कितने समय नहीं। इस लापरवाही के सवाल पर महिला डॉक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में भी शिविर का आयोजन किया गया था। मैं वहीं से सीधे यहां आ रही हूं और इस बात की सूचना बीएमओ को दे दी गई थी। बालाघाट जिला चिकित्सालय में भी एलटीटी शिविर था और वहां भी आजू बाजू के जो भी दूरस्थ एरिया के आजू बाजू के जो गाँव हैं वहाँ के हितग्राही आते एलटीटी करवाने, तो उनका ऑपरेशन की हूँ और वहाँ से फ्री होकर फिर मैं यहाँ आई। रात 8 बजे अस्पताल पहुंची डॉक्टर गीता बारमाटे ने कैसे 33 महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन किए होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बालाघाट से चितरंजन नेरकर के साथ टीम न्यूज स्टेट। कोरिया को नए अनुभाग की सौगात मिल गई है। विधायक गुलाब कमरों की मांग पर जिला कलेक्टर ने अनुभाग अधिकारी की पदस्थापना कर दी है। कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसील मुख्यालय किलहारी को उपखंड बनाकर डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार सोनकर को अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने विधायक गुलाब कमरों को नए अनुभाग बनने पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार 100% टीकाकरण के लिए अभियान चलाए हुए है, तो दूसरी तरफ करीब 85 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे ही नहीं। अकेले राजधानी भोपाल में ऐसे लोगों की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के एक और अभियान का आगाज हो चुका है। जो लोग अब भी टीका नहीं लगवा पाए हैं, ऐसे लोगों को केंद्र में रखकर एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में इन दिनों वैक्सीनेशन को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि पहला डोज लेने वालों में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरा डोज लेने नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी में करीब 5 करोड़ 49 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। 17 अक्टूबर तक की स्थिति में 1 करोड़ 69 लाख यानी 31% लोगों को पहली डोज लगी है। एमपी में 31 दिसंबर तक सभी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य है, लेकिन मध्य प्रदेश में 17 अक्टूबर तक 85 लाख लोगों का सेकेंड डोज पेंडिंग है। हफ्ते भर पहले यह आंकड़ा करीब 70 लाख था। 40% लोगों की सेकेंड डोज लगवाने की तारीख भी निकल चुकी है। सिर्फ भोपाल में ही 17 अक्टूबर तक 4,35,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। मतलब राजधानी भोपाल में ही ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। बहरहाल पिछले एक हफ्ते में भोपाल में वैक्सीनेशन के ग्राफ पर नजर डालें तो 16 अक्टूबर को भोपाल में 665 पहली डोज, 4,920 दूसरी डोज लगी। 15 अक्टूबर को पहली डोज 2, दूसरी डोज 28,
14 अक्टूबर को 511 पहली डोज, 3338 दूसरी डोज, 13 अक्टूबर को 680 पहली डोज, 3741 दूसरी डोज, 12 अक्टूबर को 847 पहली डोज, 4140 दूसरी डोज, 11 अक्टूबर को 1164 पहली डोज, 6744 दूसरी डोज, जबकि 10 अक्टूबर को 74 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 551 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के रुझान में कमी दिख रही है। हालांकि लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 16 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है। स्टूडेंट्स परिवार और पड़ोसियों को प्रेरित करेंगे। सरकारी अस्पताल में आने वाले लोगों से भी बात की जाएगी, उनसे टीकाकरण के बारे में पूछा जाएगा और सलाह दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 37 लाख महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। घरों के पास मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को फोन भी कर रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह की कमी के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी वजह कोरोना के ग्राफ का नीचे गिरना भी है। कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच लोग भी बेपरवाह हो गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहली लहर के थमने के बाद अचानक आई दूसरी लहर के कहर को भी याद करना चाहिए। और वैसे भी ये सच है कि कोरोना अभी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में शासकीय विभागों में सीधी भर्ती का विरोध कर्मचारियों ने करना शुरू कर दिया है। कर्मचारी संघ ने आज नगरीय प्रशासन विभाग में 21,000 पदों पर निकली सीधी भर्ती का विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पहले दैनिक वेतन भोगी और उन कर्मचारियों को नियमित करे जो पिछले कई वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विरोध करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती का विरोध लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं और ऐसे में कर्मचारियों की नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। करीब 21,000 जो पद हैं उनको लेकर सीधी भर्ती निकाली गई है कि जो सीधी भर्ती है कृपया व्यापम के माध्यम से उसे कराई जाए, जिसके बाद जो कर्मचारी वर्ग है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच यहाँ पर मंत्रालय के ठीक बाहर ठीक सामने विरोध प्रदर्शन करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये जो आदेश की कॉपियाँ हैं उनको यहाँ पर जलाया जा रहा है कि जो व्यापम के माध्यम से पेपर निकाले गए हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं इन प्रतियों को जलाकर किया जा रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि सीधी जो भर्ती है उससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, चाहे हम स्थायी कर्मियों की बात करें, संविदा कर्मचारियों की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटरों की बात करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, पहले उन्हें नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती निकाली जाए। हम बात करेंगे, प्रतियाँ जलाई जा रही हैं, किस प्रकार की नाराजगी? सरकार ने प्रदेश के सरकारी 62 विभागों में जो 1 लाख से अधिक रिक्त पद है उनमें सीधी भर्ती करने का आदेश जारी करा है, जबकि उन विभागों में 10-10 साल 20-20 साल से स्थायी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दैनिक वेतन भोगी काम कर रहे हैं। पहले उनको नियमित करना चाहिए। नियमित करने की बजाय नौकरशाही की गलत नीतियों के कारण सरकार सीधी भर्ती करने का आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 21,000 नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के आदेश दिए हैं, उसकी हमने यहाँ सरकार के आदेश की और जो नगरीय निकाय का आदेश जारी करा उसकी दोनों की प्रतियां जलाई हैं। अच्छा, ये बताएं, आप लगातार विरोध चल रहा है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा पर, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं? 20 से 25,000 कर्मचारी हैं जो चारों उपचुनाव वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। ये विरोध वहाँ पे भी होगा? ये विरोध वहाँ पे भी होगा। ये विरोध पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। कर्मचारी जगत कर रहा है सीधी भर्ती का। और 4 उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ सरकार को कर्मचारी वर्ग प्रभावित करेगा। यदि सरकार हमारी मांगों को मंजूर नहीं करेगी तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा उपचुनाव में। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसे में कर्मचारी वर्ग की जो नाराजगी है वो निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सीधी भर्ती का जो विरोध लगातार चला आ रहा है, ये विरोध को देखते हुए सरकार क्या फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। गौरेला पेंड्रा मरवाही के पंडरी गांव में माला डांड ग्राम पंचायत के सस्पेंड सचिव का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सस्पेंड सचिव का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। पेड़ से फांसी लगाकर जान देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान पंचायत सचिव गुलाब सिंह तिलगाम के रूप में हुई है।
ये सचिव लगभग 2 महीने से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है 2 महीने से अभी निलंबित चल रहे थे और इन 14वें और 15वें वित्त के संबंध में कुछ इनका यहाँ जो कलेक्टर मैडम के यहाँ से जांच चल रहा था। उसी को लेकर अभी तक तो जो प्रथम दृष्टि अभी तक जो पता चल रहा है और जो यहाँ जांच में पता चला है वो यही है कि उसी के चलते जो जांच चल रहा है और 2 महीने से निलंबित थे उसी से मानसिक रूप से क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जशपुर जिले की पत्थर गांव वन परिक्षेत्र के कछार गांव में हाथियों की आमद से ग्रामीण डरे सहमे हैं। गांव में 3 हाथी घुस आए हैं जो खेतों में खड़ी फसल को चौपट कर रहे हैं। जशपुर के कछार गांव में हाथियों का आतंक, फसलों को चौपट करने पर आमादा हाथी। हाथियों को वैसे तो शांत जानवरों की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन अगर हाथी उत्पात मचाने पर आ जाएं तो अच्छों के पसीने छुड़ा देते हैं। दहशत का कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों जशपुर के कछार गांव में देखने को मिल रहा है। 3 जंगली हाथी जंगल से रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं और फसलों को तहस नहस करने पर आमादा हैं। हमारे घर के बगल में 200 मीटर की दूरी में 3 हाथी हैं और पूरा फॉरेस्ट फोर्स आगे से और जते रहाड़ उधर के नुकसानी होते पूरा माहौल डर के माहौल बन गई से और भागे के तो प्रयास में कोई नहीं करत है, लेकिन अभी जाए वाला कोई नहीं है। किसानों की दिन रात की मेहनत उनकी आंखों के सामने जमींदोज हो रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि हाथी दल का सामना कर सके। डर लग रहा है, खेती बाड़ी सब लगा है उसी में है, 3 ठो हैं। कितने कहाँ पास है? यहीं पर घर के बगल में। कितने समय आए हैं? वो तो सुबह से आए हैं। तो अभी कौन आए हुए हैं? अभी वो सब आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला। वन विभाग ने लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। ग्रामीण जो है बेचारे जो सवेरे से आते हैं लेकिन नजदीक नहीं जा रहे हैं और लोगों को मना किए हैं, अपने घर से ही देख रहे हैं लोग, लेकिन इनके पास नहीं जा रहे हैं। हाथी को हाथी स्वतंत्र रूप से पड़ी हुई हैं। वन विभाग हाथी दल पर नजर बनाए हुए है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही हाथियों को रिहायशी इलाकों से जंगल की तरफ खदेड़ दिया जाएगा। जशपुर से योगेश थवाईत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो हाथियों का मसला हमेशा से बड़ा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और एक बार फिर से यहाँ पर मानव और हाथी के बीच द्वंद्व दिखाई दे रहा है, जिसमें नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।